अम्मा, मेरा बदन बहुत दुख रहा है। लगता है रात को नींद सही से पूरी नहीं हुई। नींद नहीं मेरे राजकुमार, तुझे तो लोगों की नजर लगी है, इतना सुंदर जो है। अरे हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा तो दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है जो उसे कोई भी नजर लगा देगा। अरे हाँ, और नहीं तो क्या, मेरा बेटा है ही इतना सुंदर, तो उसके लिए राजकुमारी जैसी ही बहू लाऊंगी ना, और उसको तो पूरा मोहल्ला देखता ही रह जाएगा। अरे माँ, फिर से शादी की बात करने लग गई आप। अरे आपके पास 5 मिनट के लिए क्या बैठने आता हूँ, आप शादी 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 करने लग जाती हो। अरे नहीं करनी अभी शादी, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। अरे बहू तो तुम ले आओगी, लेकिन जरा अपनी आदत पे तो ध्यान दे दो, उसे सुधार लो, वरना बहू कोई घर में टिक नहीं पाएगी। अरे क्यों जी, मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और आप देखना, मैं ना किसी गरीब घर की बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी, जो हमेशा मुझसे दब के रहेगी और मुझसे जुबान नहीं लड़ाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राजवंती का एक लौता बेटा था मोनू, काफी पढ़ा लिखा था। राजवंती को बस इसी बात का घमंड था। मोनू की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए राजवंती अपने सभी रिश्तेदारों में अपने बेटे की शादी की बात को फैला देती है। और एक दिन राजवंती की एक पड़ोसन उसके घर आती है। रिश्ता लेकर आइए ना, तो ही बैठियो, नहीं तो मैं तुझे बैठने नहीं दूंगी यहाँ पे। अरे तू चिंता क्यों करती है, बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। वो लड़की सर्वगुण संपन्न है। मुझे तो मेरे बेटे के लिए ना बहुत सुंदर सी बहू चाहिए, और पढ़ी लिखी भी होनी चाहिए, और हाँ, गरीब भी होनी चाहिए। क्या बात है बहन, ऐसा बोलते हुए तो मैंने कभी किसी को नहीं सुना। वैसे मैं जो रिश्ता लेकर आई हूँ वो लड़की गरीब है, तो ज्यादा दहेज नहीं मिल पाएगा, पर हाँ लड़की सुंदर और पढ़ी लिखी है। अरे तो इसमें परेशानी क्या है, तू बात तो कर शादी की, हम जल्दी से लड़की देखने चलेंगे। ठीक है बहन, मैं जाकर अभी बात करती हूँ रिश्ते की। अरे हाँ हाँ, तुम शादी की बात करो। इतना कहकर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। राजवंती तो बड़ी खुश थी, गरीबी घर की सही लड़की मिल गई थी। अब उस पर वो हुक्म चलाएगी और सारा काम भी करवाएगी और उसकी सारी बातें भी मानेगी। ये सब कुछ वो सोचती रहती है। अपनी पड़ोसन के साथ राजवंती अपनी होने वाली बहू काजल के घर पहुँचती है। साथ में मोनू और प्रकाश भी होते हैं। काजल सभी को पसंद आती है और शादी की बात पक्की हो जाती है। समधी जी, आप शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, हम जल्द से जल्द ना आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। समदन जी, शादी तो हम कल ही कर दे, लेकिन बेटी की शादी की तैयारी भी तो करनी होती है ना, और हम लोग इतने अमीर तो है नहीं। अरे जब आप अपनी हीरे जैसी बेटी हमें दे रहे हैं, तो हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों मोनू के पापा, सही कह रही हूँ ना मैं? अरे सही कह रही है ये समधी जी, आपने हमें अपनी बेटी दे दी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप जैसे लोग अगर सभी को मिल जाए तो किसी गरीब की बेटी कुंवारी ना रहे। अब राजवंती जो है वो काजल को कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाने लगती है, लेकिन उसका ये प्यार दिखाने के पीछे बड़ी सारी वजहें थी। वो मीठी मीठी बातें करके सभी को फंसाना चाहती थी। खैर, अब मोनू और काजल की शादी एक दूसरे से हो जाती है और एक दिन काजल किचन में सफाई कर रही होती है। तभी अचानक से काजल के हाथ से कांच का ग्लास टूट जाता है। अरे करम जली, नास पीटी, सब कुछ सत्यानाश करके रख दिया तूने। अरे भिखारन, तेरे माँ बाप ने कभी इतने महंगे गिलास में पानी पिया है जो तू इसे तोड़ती फिर रही है? माँ जी, आपको जो कुछ भी बोलना है आप मुझे बोलो, लेकिन मेरे माँ बापा को कुछ नहीं बोलोगी आप। भले ही मेरे माँ बाबा गरीब हैं, लेकिन आप उनको कुछ नहीं बोल सकती हैं। बहू, तेरी शादी हो चुकी है और तू ना अब इस घर की बहू है, तो तू अपने माँ बाप का ना पक्ष लेना छोड़ दे। आई बात समझ में? माँ जी, मैं मानती हूँ कि मैं आपके घर की बहू हूँ, लेकिन वो भी तो मेरे घर वाले हैं, मेरे माँ बाप है ना, उनका मेरे अलावा इस दुनिया में है ही कौन। अरे क्यों बिना बात के बहस कर रही हो? आप तो चुप ही रहिए, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो बिना किसी बात पर बहस है। और इस तरह से लड़ाइयाँ हो ही रही थी कि तभी मोनू आ जाता है और अपनी माँ से बहस करते हुए काजल को देख लेता है। ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो काजल पर हाथ उठा देता है। तभी काजल कहती है, आप मुझे मार क्यों रहे हैं? आखिर मैंने क्या कर दिया मोनू जी? प्लीज मुझे मत मारिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ को जवाब देगी? हाँ, मेरी माँ को कोई जवाब दे या उनसे जुबान लड़ाए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तू?
अरे बस कर बेटा, क्यों हाथ उठा रहा है उसके ऊपर? अरे वो बच्ची ने कुछ नहीं किया है। तेरी माँ को तो आदत है आग लगाने की, वो आग लगा रही है, तू शांत रहना। पापा आप तो बीच में मत बोलिए, हम दोनों के बीच की बात है। मोनू से वहाँ से मारकर चला जाता है। उसके बाद राजवंती वहाँ से चली जाती है। बेचारी काजल। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन राजवंती के घर उसकी पड़ोसन आती है और उसको आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहन, कहाँ हो तुम? अरे क्या हुआ बहन, और आज यहाँ आना कैसे हुआ? मैं तो बस तेरा और तेरी बहू का हाल चाल लेने आई थी। वैसे बता, तेरी नई बहू कैसी है? अरे बहन, तूने तो मेरे बेटे की ऐसी लड़की से शादी करवा दी कि हमारे तो भाग ही खुल गए। मतलब बहू सही नहीं है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अरे अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। भगवान सबको ऐसी बहू दे। अच्छा रुक तू, मैं ना अभी बुलाती हूँ अपनी बहू को। बहू, अरे ओ बहू, इधर आ। जी माँ जी, आई। काजल जब बाहर आती है तो पूरी तरीके से गीली थी, साथ ही उसके कपड़े भी यहाँ वहाँ से फटे हुए थे। ये देखकर पड़ोसन कहती है, अरे काजल, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? आज साफ सफाई में लगी हो क्या? आज नहाई भी नहीं हो लग रहा है। काजल कुछ बोलती तभी पड़ोसन की बात का जवाब देते हुए राजवंती अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरीके से साड़ी मत पहना कर, पर तू है कि तूने तो कसम खा रखी है कि मेरी बात नहीं माननी। अरे बहन क्या बताऊं, इसको मैंने कई बार बोला है कि कपड़े ना मशीन में धोया कर, पर ये है कि बस हाथ से धोने बैठ जाती है। और आपको पता है बहन जी, कपड़े ज्यादा गंदे ना हो ना, इसलिए हाथ से धोती रहती है और फिर वही साड़ी पहन लेती है। मैंने इसको कितनी बार समझाया है, लेकिन मेरी सुनती कहाँ है। अरे बहू, जाकर कपड़े बदल ले, आज शाम तक मैं यही हूँ वैसे भी। और क्या हालत बना रखी है, घर में सुंदर बनकर रहा कर, नई बहू है घर की। अरे तुम बैठो, मैं जरा अभी आती हूँ। काजल को ना नई साड़ी दे देती हूँ। इस तरह राजवंती काजल के साथ उसके कमरे में जाती है और उसको धमकी देते हुए कहती है, सुन बहू, शाम तक ना वो यहीं रहेगी, तो तू ना उसके सामने ऐसा बर्ताव मत करियो कि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। और ये जो मैं प्यार दिखा रही हूँ ना तुझे, वो असली नहीं नकली है। आई समझ में बात? हाँ माँ जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। चल अच्छी बात है, तुझे मेरी बात तो समझ आई। और ये साड़ी रख, इसे पहन के ना जल्दी नीचे आ जा। राजवंती वहाँ से चली जाती है। बेचारी काजल रोते हुए तैयार होती है और नीचे आती है, लेकिन किसी के सामने भी वो अपने ससुराल वालों की बुराई नहीं करती। हाय, कितनी सुंदर लग रही है बहू, किसी की नजर न लगे इसे। देखा बहन, मैं न कहती थी, कितनी संस्कारी बहू ढूंढ कर दी है तुझे। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। इस तरह शाम हो जाती है, पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। तभी राजवंती अपनी बहू से कहती है, बहू चल, आखिरकार वो चली गई। अब तू एक काम कर, साड़ी चेंज करके ना मेरे लिए चाय बना कर लेके आ, क्योंकि बहुत हो गया ये दिखा बेटी प्यार। अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अब काजल चाय बनाने के लिए कपड़े बदलने के लिए कमरे में जाती है तो वही राजवंती दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जैसे ही राजवंती दरवाजा खोलती है तो अपनी बहू के पिता रमेश को देखती है। उसको देखकर राजवंती मुंह सड़ाते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, पता नहीं अब ये क्यों आ गया। खैर अब आ ही गया है तो इसको बैठा लेती हूँ थोड़ी देर। अरे समधी जी, आप आइए आइए, अंदर बैठिए। नमस्ते बहन जी। वो दरअसल बिटिया से मिले काफी समय हो चुका था, इसलिए मैंने सोचा कि बिटिया से मिलके आ जाऊं, इसी बहाने हालचाल पता चलेगा उसका। अरे कोई बात नहीं समधी जी, आइए ना अंदर बैठिए। अरे बहू, बेटा जरा देख कौन आया है। तेरे पापा आए हैं तुझसे मिलने। राजवंती की आवाज लगाने पर भी काजल नहीं आती। जब राजवंती काजल को लाने के लिए खुद ऊपर जाती है तो उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। राजवंती की चीख सुनकर काजल जल्दी से कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि सास सीढ़ियों से नीचे गिर चुकी है और खून से लथपथ है। ये देखकर काजल जल्दी से अपने पिता के साथ मिलकर अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर उसकी सास का इलाज चलता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और काजल को बताते हैं, सर में गहरी चोट लगने के कारण खून ज्यादा बह चुका है, जिसके कारण वो कोमा में जा चुकी है। अब वो कब तक होश में आएगी, ये हम कैसे बता सकते हैं? डॉक्टर साहब, कोई इलाज तो होगा जिससे ये जल्दी होश में आ जाए।
देखिए, आप अपनी बहू और उनके पिता का धन्यवाद कीजिए जो उन्हें समय पर लिया है, वरना उनकी जान बचाना तो बहुत ही कठिन था। समधी जी, काजल बेटा माफ कर देना हमें। अरे तुम्हारी सास ने तुम्हें हमेशा ताना दिया, लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर तुम तुरंत उसके पास आ गई। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा बेटा। पापा जी, ऐसी बात मत कहिए। वो मुझे चाहे कुछ भी कहती हूँ, लेकिन उनकी ही वजह से मैं इस घर में हूँ। क्या हुआ मेरी माँ को? पापा, माँ को क्या हुआ है? क्या हुआ होगा तेरी माँ को? उसे उसके कर्मों की सजा मिली है, कोमा में चली गई वो। क्या? कोमा में? हे भगवान, मेरी माँ को क्या हो गया? पता नहीं मेरी माँ कब ठीक होंगी। बेटा अब दवा नहीं, दुआ चाहिए। तेरी माँ ने जो पाप किए हैं ना, उसकी सजा तो मिलनी ही थी। अब बस दुआ कर उसके पाप कम हो जाए और तू भी पाप करने कम कर दे, वरना ऐसा न हो अपनी माँ के बगल में तू भी लेटा हुआ मिले। बेटा अभी भी समय है, सुधर जा। इसके बाद राजवंती को सभी लोग घर पर ले आते हैं। काजल के पिता वहाँ से चले जाते हैं और काजल अपनी सास की बहुत सेवा करती है। दिन रात वो उनके पास रहती और उन्हें गीता पढ़कर सुनाती। घर पर कोई न होता तो सारे घर का काम करती। सारा दिन बस वो अपनी सास की देखभाल में लगी रहती। मोनू ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। काजल, काजल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, और मैंने ही नहीं, मेरी माँ ने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तो शायद उसी की सजा भगवान ने हमें दी है। मुझे माफ कर देना। हम लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुम मेरी माँ की सेवा कर रही हो। मुझे माफ कर देना। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? वो आपकी ही नहीं बल्कि मेरी भी माँ है। ये सब करना तो मेरा फर्ज है। काजल अपनी सास की सेवा करती और कुछ महीनों बाद उसकी सास को होश भी आ जाता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहू ने उसकी कितनी सेवा की है। उसकी वजह से वो आज ठीक हो पाई है। वो अपनी गलती की माफी मांगती है और दिखावट नहीं करने का वचन लेती है, और बल्कि अब अपनी बहू से प्यार भी करने लगती है और उसके साथ अच्छे से रहती है। जल्दी से बस रूही की पढ़ाई खत्म हो जाए, ये छोटी मोटी सी नौकरी करने लगे तो हम अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दें। धीरज भी अभी छोटा है, उसकी भी पढ़ाई का खर्चा उठाना है ना। भाभी क्या सोचने लगी हो? खाना खाओ ना। कुछ नहीं रूही, बस ये सोच रही थी कि तेरी शादी कर दूं जल्दी से, अगर तुझे कोई नौकरी मिल जाए तो। अरे वाह वाह वाह, बुआ की शादी होगी। अरे मैं तो बहुत सारी मिठाई खाऊंगा और बहुत मजे करूंगा। अरे हाँ बेटा, तेरी बुआ की शादी में ना तू बहुत सारी मिठाइयाँ खाइयो, लेकिन इससे पहले तेरी बुआ की पढ़ाई पूरी हो जाए। उसके बाद ना अच्छा सा लड़का देखकर रिश्ता तय कर देंगे। माँ अभी तो पढ़ाई पूरी हो जाने दो। और आपको अभी से मेरी शादी की चिंता क्यों हो रही है? अभी क्या मेरी शादी की कोई उम्र है? और तू क्या इतने मजे ले रहा है? अभी नहीं जाने वाली मैं चली गई तो तेरी पढ़ाई कौन करवाएगा? अरे बुआ, आपको ना हमेशा पढ़ाई ही दिखती है क्या? अरे बेटा, तेरी शादी हो जाएगी ना तो मेरी सारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे अब रजनी बेचारी कब तक सब कुछ संभालेगी? अरे जब से रमेश की मौत हुई है ना, तब से बेचारी घर का सारा खर्चा उठाती है और इतनी मेहनत करती है। माँ चलो, अब मुझे इमोशनल मत करो। माँ जी, आप चिंता मत करो, अपने वक्त पे सारी चीजें हो जाएंगी। अरे चिंता कैसे ना करूँ बहू, तू दिन रात मेहनत करती है। तुझे देखकर ना मुझे बहुत रोना आता है। आप ऐसी बातें मत कीजिए, ये सब करना मेरा तो फर्ज है। रजनी के पति का देहांत करीब 2 साल पहले हो गया था। रजनी अपनी सास ननंद रूही और अपने बेटे धीरज को मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी। जैसे तैसे वो रजनी और धीरज की फीस भरती, लेकिन आज तो रजनी को ज्यादा ही परेशान थी, क्योंकि उसके मालिक कल से काम पर आने के लिए उसको मना कर चुके थे। अब तो उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। घर पर जाकर वो क्या कहेगी? अब मैं क्या करूं? अब तो मालकिन ने भी काम पर आने से मना कर दिया है, और अभी तो रूही का कॉलेज पूरा भी नहीं हुआ है, और धीरज की स्कूल फीस भी देनी है। माँ जी से क्या कहूँगी? हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। रजनी सब कुछ सोचती हुई घर जा रही थी कि रास्ते में भाभी आप यहाँ? इतनी जल्दी कैसे आना हुआ आज? अरे तू आ गई कॉलेज से? मैं भी आ गई हूँ, आज काम कम था। अच्छा चलो साथ में घर चलते हैं। हाँ, अब ये बता कि आज का दिन कैसा रहा तेरा कॉलेज में? वो भाभी, आज मैम कह रही थी कि फीस जमा करवा दो, ये लास्ट साल है। अगर 1 महीने में फीस नहीं भरी तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हे राम, अब मैं क्या करूं? यहाँ मेरा काम छूट गया है, वहाँ रूही की फीस देनी है। कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान। भाभी चलो वहाँ जाकर डोसा खाते हैं, बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया। आपको भी भूख लगी होगी ना?
हाँ भूख तो लगी है। एक डोसा कितने का है? 50 रुपए का है। 2 डोसा बना दो। अब डोसा वाला डोसा बना रहा था और रजनी पैसों का हिसाब देख रही होती है। डोसे वाले को देखकर रजनी सोचती है, डोसा बनाने में कितना कम सामान लगता है और इससे सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। एक डोसे के पैसे भी ठीक ठाक मिल ही जाते हैं। मैं भी इसे बनाना सीख लेती हूँ। मैं भी एक ठेला लगाकर अब यही बेचूंगी। इससे तो अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे और रूही और धीरज की पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लूंगी। भाभी फिर से पता नहीं क्या सोचने लगी हो। खाओ ना, डोसा ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ खा रही हूँ। अब रजनी और रूही वहाँ से डोसा खाकर घर चली जाती हैं। घर जाते ही रजनी सोच रही थी कि वो जमा किए पैसे निकाल लेगी। 2 दिन में वो डोसे का काम शुरू कर देगी। घर आती वो सारे पैसे निकालती है जो उसने जमा किए होते हैं। उन पैसों से वो सामान खरीद कर जैसे तैसे लाती है। लेकिन फिर वो वहीं बाजार में जाकर ठेला लगाकर बैठ जाती है। लेकिन वहाँ तो पहले से ही कई सारी बड़ी बड़ी दुकानें थी। जो भी लोग आते वो सीधा उन्हीं दुकानों में जाकर खाते। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, सुबह से एक भी डोसा नहीं बिका है। अब मैं क्या करूं? आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। घर का खर्चा कैसे चलेगा? रजनी सब कुछ सोच ही रही होती कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम अमित होता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगती है और वो रजनी से कहता है, आंटी जल्दी से एक डोसा लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। इन बड़ी दुकानों पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, कहीं जगह ही नहीं है खड़े होने की, खाने की। आप डोसा खिला दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बस अभी बना देती हूँ, तुम बैठो। अमित को देखकर रजनी खुश हो जाती है क्योंकि अमित उसका पहला ग्राहक था जो उसे डोसा खरीद रहा था। अब रजनी अमित को डोसा बना कर देती है। अमित वो डोसा खाता है, उसे डोसा बहुत पसंद आता है। वो रजनी को एक और डोसा बनाने के लिए कहता है और रजनी की तारीफ करते हुए कहता है, आपके हाथ में जादू है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा डोसा खाया ही नहीं। आप मुझे 2 डोसे और पैक कर दीजिए, मैं अपनी माँ को भी खिलाऊंगा। शुक्रिया, मैं भी आपके लिए डोसा बना देती हूँ। इतना कहकर रजनी अब अमित को 2 डोसे पैक करके दे देती है। उसके बाद वो 4 डोसे के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अपनी पहली कमाई के बाद रजनी बहुत खुश होती है। चलो, कम से कम पहली कमाई तो हुई। रजनी पैसे गिन रही होती है कि तभी लोग और भी वहाँ पर आ जाते हैं और डोसा लेने लगते हैं। रजनी के पास अब भीड़ लगना शुरू हो जाती है। पहले दिन उसकी अच्छी कमाई हो जाती है और वो बहुत खुश होती है। अब हर रोज रजनी डोसे की दुकान को बहुत अच्छे से चला रही होती है। रजनी का डोसा भी लोगों को पसंद आ रहा था, इसलिए सभी उसका डोसा भी खा रहे थे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ग्राहकों ने जाना कम कर दिया। अब गिने चुने लोग ही वहाँ पर जा रहे थे। ये देख सामने की बड़ी दुकानों के मालिक मिलते हैं और उनमें से एक आदमी राजू कहता है, अरे भैया, इस पता नहीं इस डोसे वाले ने क्या काला जादू कर दिया ग्राहकों पर। कोई हमारे पास आता ही नहीं है। अरे बात तो तुम्हारी सही है भैया, पर अब करे क्या? अरे क्या करोगे? इसका ठेला तोड़ो और फेंको यहाँ से और भगाओ इसे। अब तो लगता है हमको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे धंधे को चौपट कर देगी। कुछ लोगों को हम बुलाते हैं और इस भिखारन का डोसे का ठेला यहाँ तो तोड़वा के फिकवा देते हैं। फिर देखते हैं कैसे हमारे ग्राहकों को अपने पास बुलाती है। अब रेस्टोरेंट के मालिकों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रजनी के डोसा का ठेला वहाँ से हटवा दिया जाए। अब वो लोग कुछ गुंडों को भेजकर रजनी के ठेले को तोड़ देते हैं और सामान यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। और रजनी कहती है, हे भगवान, मुझ गरीब की जिंदगी का यही एक सहारा था और ये भी तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। मैं अब कैसे अपने घर का खर्चा उठाऊंगी? मुझे मेरी नंद की शादी करनी है, मेरा बेटा भी छोटा है, उसकी पढ़ाई करानी है। हमें क्या पता, हमने ठेका लिया क्या तेरे परिवार का? थोड़ा तो लिहाज किया होता। अरे जाओ जाओ, तुम्हारा यही इलाज होना था। तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था ना। अब क्या करोगी तुम? और एक बात बताओ, तब तो तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा था। जब तुम्हारे कारण हमारा धंधा चौपट हुआ था तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? चलो भागो यहाँ से। ये सारा ड्रामा चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अमित आता है। रजनी को रोता हुआ देखकर उससे कहता है, अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं? और ये सब किसने किया? रजनी अमित को सब कुछ बताती है। अमित रजनी से कहता है, आप परेशान मत हो, मैं आपको एक होटल में जॉब दिलवाता हूँ। दरअसल एक मेरा दोस्त है जिसे अपने होटल में एक अच्छे शेफ की जरूरत है, तो आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। तुम मुझ गरीब डोसे वाले के लिए कितना कर रहे हो? इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। तुम्हारे लिए मैं जरूर डोसा बनाऊंगी। इतना कहकर पहले रजनी अपना सारा सामान वहाँ से उठाती है। उसके बाद अमित को अपने घर लेकर जाती है। घर पर रजनी को देखकर सभी हैरान रहते हैं कि वो घर जल्दी कैसे आ गई। जैसे ही वो आती है तो रूही देखती है। उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? भाभी, दरअसल वो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
ये तुम्हारी भाभी है। तुमने पहले कभी इस बारे में बात नहीं की? ओह अच्छा, इसीलिए तू मना कर रही थी शादी के लिए। अगर ऐसा कुछ था तो पहले ही बता देती। वो भाभी, हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने यही सोचा कि पहले एक बार पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी पर लग जाऊं, तो आप सभी को अमित के बारे में बताऊं। ये सुनकर पहले तो रजनी हैरान होती है कि अमित एक अच्छा लड़का है, तो वो खुश हो जाती है। उसकी बातें सुनकर अमित कहता है, भाभी, माँ जी, मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी तो उसी से करूँगा और किसी से नहीं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अमित बेटा। क्या तुम्हारी माँ मेरी बेटी को अपनाएंगी? अरे जिसके पिता और भाई गुजर गए हों, जिसकी भाभी डोसा बेचकर घर चलाती हो, क्या बेटा तुम्हारे घर वालों को इन सब चीजों से दिक्कत नहीं होगी? आंटी जी, मैंने माँ को रूही के बारे में सब कुछ बता रखा है। वो तो खुद मिलना चाहती हैं। और रही बात डोसे की, तो मेरी माँ तो आपके डोसे की बहुत बड़ी फैन है। उन्हीं के लिए तो मैं डोसा घर ले आया करता था। अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का डोसा अच्छा लगता है। जी हाँ, और अब से और रोज उनके लिए और हम सब के लिए आप रोज डोसा बनाएंगी, और वो भी मेरे दोस्त के होटल में। अब अगले दिन अमित रजनी और अपने दोस्तों के साथ उसे होटल में लेकर जाता है, जहाँ पर वो डोसा बनाती है और उसका बनाया हुआ डोसा सभी को पसंद आता है। सभी लोग उसके बनाए डोसे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रजनी को बहुत अच्छा लगता है और रजनी अपने मन में कहती है, बस अब मुझे अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करना है, ताकि अमित जी का जो भरोसा है मुझ पे से टूटे ना, और रूही को भी शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। अब रजनी कुछ महीने तक ऐसे ही मन लगाकर काम करती है और डोसा बनाती है। डोसे की डिमांड भी बढ़ जाती है। देखते ही देखते अमित के दोस्त का होटल रजनी के डोसे की वजह से आसमान छूने लगता है। 1 साल बाद अमित रजनी भाभी के नाम से एक होटल खोलता है और उसकी मेहनत से उसे वो होटल दे देता है। ये देखकर रजनी कहती है, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है जो आज मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम ना होते तो आज पता नहीं मैं कहाँ मजदूरी कर रही होती। नहीं भाभी, ये सब तो आपकी मेहनत है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। माँ जी, इन सब में आपका भी हाथ है। आपने जो इतना भरोसा मुझ पे दिखाया। पति के गुजर जाने के बाद सास तो बहू का जीना हराम कर देती है, लेकिन आपने कभी मुझ पे कोई रोक टोक नहीं करी है और मुझ में और रूही में कोई फर्क नहीं किया। अरे मैं फर्क कैसे करती बेटा, मेरी बहू मेहनत ही इतना करती है, मुझे कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होने देती, तो मैं फर्क कैसे करूं? भगवान ऐसी बहू ना सबको दे। अब दोनों ही इमोशनल कर रही हो फिर से। अब आप लोगों का हो गया हो तो हम दोनों की शादी की बात भी करो। देखो तो माँ जी, इसे कितनी जल्दी है माँ का घर छोड़ के जाने की। अरे हाँ हाँ देख रही हूँ। बहू की डोसे कामे के बाद शांता अपनी बेटी रूही की शादी के लिए अमित के परिवार वालों से बात करती है और जल्दी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रूही अमित के साथ बहुत खुश रहती है और डोसा बेचने वाली बहू के भी अपने बेटे और अपने सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।